तो उनके नाम पे वोट मांगते हैं लोग। बाकी निश्चित ही यूडीएफ को का ये रिजल्ट्स इतना कम से कम रहेगा। जी जी राजू जी। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल, यूडीएफ की बात आप कर रहे हैं। यहां महत्वपूर्ण हो जाता है केरल का। केरल में यूडीएफ यानी यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट यानी कांग्रेस की वहां सरकार रिपीट आती हुई दिखाई दे रही है, रिपीट होते हुए यहां एलडीएफ की सरकार नहीं दिखाई दे रही है। जो हमारे साथ धनंजय जी भी जुड़ गए हैं। धनंजय जी, आपका स्वागत है इस एग्जिट पोल में। और आना चाहता हूं प्रशांत जी आपके पास, कैसे देखते हैं केरल के इस पूरा सूरत हाल एग्जिट पोल को? सबने बात रख दी। केरल में हार जीत बड़े कम अंतर पे होती रही है। और दूसरी खास बात केरल की हमेशा से रही है कि हर बार सरकार बदलती है। केवल पिछली बार अपवाद रहा। और इस बार वहां भी ज्ञानेश कुमार की एक एंट्री होती है जो बड़ी रोचक है। एंट्री ये होती है कि कांग्रेस ये आरोप लगाती है वामपंथी पार्टियों पे कि ये बीजेपी की बी टीम है, इनका बीजेपी के साथ सांठगांठ है। और ज्ञानेश कुमार की वहां पे एंट्री हो रही है। और राष्ट्रीय पॉलिटिक्स में अगर आप देखिएगा तो केरल में अगर तीसरी बार भी अगर लेफ्ट फ्रंट की सरकार आती है, दूसरी बार भी जब जीती थी, तो उसका नेशनल पॉलिटिक्स में कोई असर नहीं था हुआ। तो बेसिकली मोदी जी की जो स्ट्रेटेजी है कि कोई भी जीत जाए केरल में, हम नहीं है तो कांग्रेस ना जीते। और ज्ञानेश कुमार जी इसको लेके बड़ा चौकन्ने रहे। तो आप देखिए कि बंगाल में जब ज्ञानेश कुमार जाते हैं, हम देख रहे हैं बंगाल में वो क्या कर रहे हैं, तो वो चीफ सेक्रेटरी, डीजीपी सबको बदलते हैं। केरल में उन्होंने एलडीएफ की सरकार के अफसरों को नहीं छेड़ा। तो पिनराई विजयन के अफसर वहां पे तैनात रहे। ज्ञानेश कुमार जी का समर्थन वहां पे उनको था कि आप कर लो। अब आपका एग्जिट पोल कुछ और बता रहा है कहानी, लेकिन ज्ञानेश कुमार जी इस कहानी को पलटना चाहते थे। दूसरा एक और बड़ा रोचक जो बीजेपी का अलायंस है, एक पार्टी है 2020, ये 2020 मैच वाली पार्टी नहीं, एक पार्टी है 2020। ये गारमेंट के बिजनेस वाले हैं। और ये पार्टी भी जो है उसके पार्टी के प्रेसिडेंट और उस गारमेंट कंपनी के सर्वे सर्वा कोई सुबू जैकब है, बिजनेसमैन है। वो 19 सीटों पर लड़ रही है और वो अधिकांश क्रिश्चियन सीटों पर लड़ रहे हैं। और वो जाहिर सी बात है कि वो कांग्रेस का वोट काटने के लिए उनको खड़ा किया गया 19 सीटों पर। वो भी इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट से निकली बनी हुई पार्टी है, वो वॉशिंग मशीन की पार्टी है वो भी। अच्छा, दूसरी रोचक बात यह कि केरल में जब बीजेपी जाती है तो वो सनातन और हिंदू राष्ट्र ये दिल्ली में रख के जाते हैं। वहां पे वो ईसाइयों के लिए काम करते हैं। वहां पे उनकी उम्मीद ईसाइयों से है ज़्यादा। और इसीलिए आप देखिए अब उसमें दिक्कत क्या आई कि जो दूसरे इनके आरएसएस के फ्रिंज एलिमेंट हैं वो परेशान करते हैं। 25 दिसंबर को आपने ईसाइयों को पीटा वहाँ पे, सेंटा क्लॉज को मारा, तो इन सब का भी असर है। लेकिन बीजेपी के लिए वहाँ पे आपने बहुत रहम करके उनको कुछ सीटें दी हैं, 1-2 सीटें। मुझे लगता है कि वो भी नहीं होंगी। ये सुबू जैकब की पार्टी कितना डेंट मार पाएगी ये कहना बड़ा मुश्किल है। लेकिन ये कि मुझे लगता नहीं कि कोई चैलेंज है उनका। तो ये एग्जिट पोल जो मुझे लग रहा है वो उसी दिशा में है जिस तरफ जाना चाहिए था। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। एग्जिट पोल कंडक्ट करने वाले हमारे साथी विजय शुक्ला जी भी जुड़ गए हैं। विजय जी, आपका स्वागत है। आपके एग्जिट पोल की ही बात हो रही है और इसमें पुदुचेरी में आपने सरकार बनवा दी फिर से एनडीए की, इस पे भी बात करेंगे। और केरल में सरकार बन रही है यूडीएफ की यानी कांग्रेस पार्टी की, ये यहाँ दिखाई दे रही है। जरा एक कमेंट जल्दी से
धनंजय जी आपके पास आना चाहता हूं, आप हमारे साथ अभी अभी जुड़े हैं। धनंजय जी, हम लोग लगातार बहुत सारी बातें कर रहे हैं पिछले दो ढाई घंटे से, लेकिन अब चूंकि एग्जिट पोल की बारी है और फटाफट हम लोग एग्जिट पोल सामने रख रहे हैं। पुदुचेरी में एनडीए की सरकार बन रही है दोबारा, और इधर केरल में एलडीएफ की सरकार जा रही है, पिनरई विजयन की सरकार जा रही है। कांग्रेस पार्टी के लिए, जिस केरल ने पहले राहुल गांधी को संभाला और उसके बाद फिर प्रियंका गांधी को भी वहां जगह दी, वहां पर अब राहुल प्रियंका की जो पॉपुलैरिटी है वो यहां तक पहुंच गई कि अब यूडीएफ की यानी कांग्रेस प्लस की सरकार, कांग्रेस नीति सरकार बनने जा रही है। कैसे इसको देखते हैं आप केरल को? आवाज नहीं आ रही है आपकी। उल्टा आप स्विच ऑन नहीं, ऑफ कीजिए, चालू हो जाएगा। आवाज़ नहीं आ रही है, आवाज़ नहीं आ रही है। कोशिश जोड़ने की कोशिश करते हैं, आवाज़ आपकी हम तक आए उसकी कोशिश करते हैं। आवाज़ क्यों नहीं आ रही है ये देखते हैं। लेकिन प्रफुल्ल जी, प्रफुल्ल जी, केरल केरल को तो मैं एनडीए की नज़र से, इंडिया गठबंधन की नज़र से देखना चाहता हूं कि जो भी रिजल्ट आएगा इंडिया गठबंधन के लिए शुभ हो। पहली बात तो ये। दूसरी बात ये कि 5 साल में जिनको रोटी के जलने की गंध लग जाती थी, 10 साल में तो उनकी रोटी की जलने की गंध बड़ी तेज हो गई होगी। यानी कि रोटी को पलटेंगे, सरकार, नई सरकार आएगी। हालांकि वो उससे भी इंडिया गठबंधन की सेहत पर फर्क नहीं पड़ेगा। सिर्फ गार्ड बदलेंगे, दिशाएं नहीं बदलेगी, पटरियां नहीं बदलेंगी। तो केरल से हम उम्मीद की नज़र से देखते हैं उसको कि केरल में सरकार यूडीएफ की बनेगी इस बार। जो चेंज भी होगा वो एक सकारात्मक राजनीति वहाँ हो रही है। वहाँ की राजनीति पश्चिम बंगाल की राजनीति की तरह नकारात्मक राजनीति नहीं हो रही है। ये एक अच्छी बात है। जी, ये अच्छी बात आप बता रहे हैं। जरा अमलेंदु जी, कैसे देखते हैं आप केरलम जो है अच्छी बात है। और सबसे बड़ी बात यह है कि केरलम नाम जो है वो तत्काल स्वीकृत कर लिया गया केंद्र सरकार द्वारा, मतलब ये भी अच्छी बात है। तो राहुल गांधी अब जो आरोप लगाते हैं वो लगाते रहते हैं, चुनाव है राजीव, तो आरोप लगते रहते हैं। लेकिन पिछली बार तो रिपीट कर गए थे, लेकिन इस बार विजयन जी के सामने चुनौतियां काफ़ी ज़्यादा थीं। और जिस तरीके से उनकी बेटी के ऊपर आरोप थे, कई सबरीवाला मंदिर को लेकर बहुत सारे आरोप थे, तो ये डिक्लाइन था। दूसरी राजीव जी, सीपीएम की जो त्रासदी है वो ये है कि प्रकाश करात जी जो है वो अपने सामने सारे किले ध्वस्त होते हुए देखना चाहते हैं वाम फ्रंट, मतलब मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के। और मुझे लगता है कि ये प्रकाश करात जी को एक श्रद्धांजलि के तौर पे जो है केरल देने जा रहा है। तय करना पड़ेगा कम्युनिस्ट पार्टी को कि उनकी अब आगे की राजनीति किस तरीके की होनी चाहिए और किस रास्ते पर आगे चलना चाहिए। वो हार्ड कोर और केरल क्या, वो सब चीज़ चलती रहती हैं। दूसरा, विजयन का विकल्प वहाँ कम्युनिस्ट पार्टी राजीव जी को तैयार कर नहीं पाई। अब जो माकपा महासचिव जो चुने भी गए हैं, बेबी साहब जो हैं, तो बेबी साहब जो है अभी वो बेबी ही हैं मतलब राष्ट्रीय राजनीति में। तो मुझे लगता है कि काफ़ी चीज़ें जो है वो करनी पड़ेंगी वहाँ कम्युनिस्ट पार्टी को। बहरहाल कांग्रेस के लिए भी राजीव जी केरल में अगर जीत आ रही है तो ये चुनौतियाँ लेकर आ रही है, क्योंकि अब केसी वेणुगोपाल जी को यहाँ से भेजा जाएगा कि आप जाके वहाँ संभालिए। रमेश चेन्नीथल्ला लंबे समय से वहाँ पड़े हुए हैं, चांकी साहब के बेटे हैं, तो अब ये कैसे संभालेंगे वो आगे वाली चीज़ें होंगी। लेकिन ये मुझे लगता है कि केरल में कांग्रेस की जीत जो है, कांग्रेस के अंदर भी काफ़ी कुछ जो है वो उथल पुथल पैदा करेगी भविष्य के लिए। जी, भविष्य के लिए केरल। धनंजय जी जुड़े हैं हमारे साथ। धनंजय जी, आवाज़ आ रही है? आ नहीं रही है आपकी आवाज़। आवाज आई? हाँ, अब आ रही है धनंजय जी, अब टनाटन आपकी आवाज़ आ रही है। ज़रा हम पश्चिम बंगाल पहुंचेंगे, लेकिन उससे पहले अभी हमारी गाड़ी जो है पुदुचेरी से चली है, केरल पहुंची है। अभी केरल में सरकार बना रही है कांग्रेस पार्टी, यूडीएफ की सरकार, इंडिया गठबंधन की सरकार बन रही है। कैसे देखते हैं इसको आप? पता था कि ये सरकार कांग्रेस की आएगी, यूडीएफ की सरकार आएगी, ये जानकारी थी। और उसकी एक बड़ी वजह है कि दोनों आमने सामने लंबे समय से हैं, वाम दल और कांग्रेस के जो साथी है वो। तो यहाँ तो कोई मुझे चौंकाने वाली बात नहीं दिखाई पड़ रही है। इलेक्शन के समय भी ऐसा कुछ नहीं था, और था कि आएगी सरकार, आ जाएगी। लेकिन
असल तो है बंगाल। मैं केरल पे बहुत ज्यादा क्या बोलने की जगह मुझे दिखाई नहीं पड़ती है, क्योंकि केरल में जो वही हुआ है जो होना था। एक बार सरकार इसकी, एक बार सरकार उनकी, एक बार सरकार उनकी, प्लस इस बार दोनों भाई बहन राहुल गांधी भी और प्रियंका गांधी भी दोनों हैं, तो जाहिर है उसका भी असर पड़ना था। तो वहाँ जो आ रहा है, एग्जिट पोल बता रहा है या नहीं बता रहा हो, तो भी मुझे पहले से आश्वस्त था कि वहाँ सरकार वही बनेगी, यूडीएफ की सरकार बनेगी। वैसे ही तमिलनाडु में मुझे आश्वस्त हूँ कि वो डीएमके की सरकार बनेगी। असल है असम और बंगाल। बंगाल में जो ये दिखा रहा है ये एग्जिट पोल, मुझे लग रहा है कि वो एग्जिट पोल जो दिखा रहा है वो बीजेपी की मेहनत, बीजेपी की मेहनत से मतलब होता है कि बीजेपी ने चुनाव को कहा जाए लूट लिया। अगर इसके बाद भी अगर वो बीजेपी वहां सरकार नहीं बनाती है, तो जैसा कि कहा है डेरेक ने कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इस्तीफा दे देना चाहिए, कि हर सीट पे वो खुद लड़ रहे थे, और फिर भी अगर सरकार उनकी नहीं बनती है तो बंगाल की सरकार अगर नहीं बना पाते हैं तो उनको दिल्ली से इस्तीफा दे देना चाहिए, जो बिल्कुल सही लगता है। बताइए 2.5 लाख आप केंद्रीय बल जो है वहां तैनात कर देते हो, पूरे लोकसभा चुनाव में आप 3.5 लाख सेंट्रीय बल लगाते हो देश भर में, तो इससे क्या जाहिर होता है? एसआईआर लगा दिया आपने, आपने सुप्रीम कोर्ट को लगा दिया, आपने लोकल लफंगों को लगा दिया, आपने पूरे देश के जो आपके बदमाश मुख्यमंत्री हैं उन सबको लगा दिया। आप चुनाव नहीं लड़ रहे थे, आप जो है पूरे तंत्र को लगा करके जैसे लगा कि युद्ध लड़ रहे थे। अशोक सम्राट अशोक जैसे कलिंग विजय करने निकला है, या कहिए आज की तारीख में कि ट्रंप जो है वो कब्जा करने निकले हैं, ईरान पे कब्जा करने निकले हैं, ऐसा लग रहा है, ऐसा लग रहा था। और देखिए कई सारी घटनाएं हुई है वहां पे। सेंट्रल रिजर्व फोर्स ने भी जो है, अभी एक देख रहा था मैं कि एक बूढ़े आदमी, एक बुजुर्ग व्यक्ति अपने बेटे के साथ गए थे वोट देने के लिए, और सेंट्रल रिजर्व पुलिस ने के किसी जवान ने धक्का दिया उनको, बूढ़े व्यक्ति गिर गए और उनकी मौत हो गई। तो जिस तरह से अजय पाल शर्मा ने जाकर के, जो ऑब्जर्वर के तौर पे भेजे जाते हैं, उत्तर प्रदेश से भेजे जाते हैं ऑब्जर्वर, और जिस तरह से वीडियो आ रहा है आया, जिस तरह से धमकाया उन्होंने, क्या इसको चुनाव कहिएगा? क्या इसको लोकतांत्रिक चुनाव कहिएगा? क्या यहाँ लोकतंत्र है ऐसा कहिएगा? लेकिन एक थोड़ा सा मुझे अभी भी एग्जिट पोल पे थोड़ा भरोसा इसलिए कम है, अभी हो सकता है जो एग्जिट पोल कह रहा है वही सही हो, कहना बड़ा मुश्किल है। लेकिन ममता बनर्जी भी कमजोर लोकल लेवल पे नहीं थी। हालांकि बहुत कोशिश की गई वोटों को बांटने की, चाहे मुस्लिम वोट हो चाहे वो महिलाओं के वोट हो, तमाम फंडे लगाए। आज दिन भर जो है काशी विश्वनाथ का वीडियो चलता रहा गटर मीडिया पर, और जो है काशी विश्वनाथ में भगवान भोले को जो है वो अभिषेक कर रहे हैं, पूजा कर रहे हैं। ये क्या है? ये चुनाव लड़ रहे हो आप। अब शर्म तो आती नहीं, हम लोग बोल बोल के हम लोग शर्मिंदा होने लगे हैं। एक ही बात कितनी बार दोहराए, इनको शर्म नहीं आएगी, इनकी शर्म आएगी भी नहीं, आने वाली है भी नहीं। लेकिन अगर ये हुआ है, वहां सरकार बदलती है, जिस तरह से आसाम में भी लग रहा था मुझे कि सरकार नहीं बननी चाहिए बीजेपी की। मैं एक पत्रकार अभी हमने ना असम बताया है ना ही पश्चिम बंगाल बताया है, बाकी लोगों का छोड़ दीजिए। धनंजय जी, अभी हम लोगों ने देखिए, मुस्कुरा रहे हैं विजय जी, जिन्होंने सर्वे किया है मुस्कुरा रहे हैं आपकी बातें सुनकर। असम और पश्चिम बंगाल की बात आप कर रहे हैं, देखिए विजय जी मुस्कुरा रहे हैं। विजय जी ओवरऑल आपसे सिर्फ एक सवाल जल्दी से, उसके बाद हम चलेंगे तमिलनाडु। एक सवाल कि क्या ओवरऑल इस पूरे सर्वे को कंडक्ट करने में कौन सा मुद्दा सबसे ज्यादा उत्तर इधर पूर्वोत्तर से लेकर जिसमें पश्चिम बंगाल असम से लेकर नीचे दक्षिण तक, पुदुचेरी, तमिलनाडु और केरल, इन सब तक कौन सा मुद्दा आपको दिखाई दिया? देखिए राजीव जी, जो इस चुनाव में बिल्कुल अलग दिखा कि इस बार चुनाव मुद्दों की बात छोड़ करके केंद्रीय एजेंसियों के खिलाफत वाला चुनाव दिखा। जो ये पॉलिटिकल वीपन के रूप में एजेंसीज यूज की गई हर जगह, उसके अगेंस्ट में खड़ी हुई रेजिम एक दिखी पूरी तरीके से। जैसे पश्चिम बंगाल में अलग अलग तरीके से लोगों ने बोला कि जो हम नारा सुन रहे हैं कि एक नारी और सिंपल साड़ी, तो सब लोग ये मान के चल रहे हैं कि यह ममता बनाम संपूर्णता का चुनाव है, बाकी सब लोग एक तरफ है, ममता एक तरफ है। ऐसे ही जब केरल में गए तो केरल में भी वही था। कांग्रेस के खिलाफ फेवर में केरल में एक चीज दिखी, जो शशि थरूर का थोड़ा सा स्टैंड था। लोगों को ये लगा कि नहीं,
कांग्रेस को लोग हरा रहे हैं, इसलिए कार्यकर्ता इस बार थोड़ा एकजुट हुआ है वहां पर। असम में भी रुझान वही है कि जो असम में बात करते हैं, जो बंगाल की बात करते हैं कि बाहरी को बाहर करेंगे, वो असम में उतना ज्यादा नैरेटिव क्यों नहीं बनाया जाता। तो कुल मिला के कथनी करने वाली जो एक गैप है, उसको लेकर कार्यकर्ता असमंजस में रहा। और एक जो मतदाता इस बार बिल्कुल तरीके से खड़े होकर के ये देख रहा था कि हमें ये बताइए कि किसको चुनना है। एसआईआर कैसा, क्योंकि इन तमाम राज्यों में एसआईआर करवाया गया है, उसका कितना असर दिखाई दिया? देखिए, एसआईआर जैसे बंगाल में लोगों ने बोला कि आप काटो और हम जितने हैं उतने वोट देंगे, जो लोगों का एक रिएक्शन था, बड़ा सीधा सा और साफ सुथरा सा था कि हम एकजुट हो करके एसआईआर के खिलाफ वोट देंगे, जो हुआ है। गांव ने, महिलाओं ने ममता के तरफ फेवर करके एक रास्ता बनाया है। उसका रुझान हमारे एग्जिट पोल में भी आप जब डिक्लेयर करेंगे दिखेंगे। लोगों को लग रहा था कि जो एसआईआर है वो काम जमीन पर अलग तरीके से किया गया और उसकी भूमिका अलग बनाई गई। और हर जगह है, जैसे असम में लेकर के लोगों ने सीधे बोला कि इतने लाख लोग आपने डिटेक्ट कर दिया है, डिलीट करने की बात कर रहे हैं, डिपोर्ट करने की बात कर रहे हैं, तो वहां क्यों नहीं किया। और सबसे अलग बात जो बंगाल के अंदर थी, मशीनरी काम कर रही है। ऐसे ऐसे लोग बुलाए गए हैं अलग अलग राज्यों से, जिनको लोग ये मान के चल रहे हैं कि हमारी पुलिस का अपमान कर रहे हैं, हमारी संस्कृति का अपमान कर रहे हैं। ये जो लड़ाई है बंगाल अस्मिता बनाम अदर्स की, ये आपको दिखेगी और यही हर जगह दिख रहा था। तमिलनाडु में भी एकजुट थे लोग कि जिस तरीके से एजेंसियों का वार किया गया, एसआईआर का जो प्रयोग किया जा रहा है, वो कहीं ना कहीं सरकार अपने मकसद साधने के लिए कर रही है। तमिलनाडु में क्या डिलिमिटेशन, विजय जी, डिलिमिटेशन का मुद्दा तमिलनाडु में क्या दिखाई दिया? क्योंकि बहुत ज्यादा डीएमके के सांसद यहाँ ब्लैक कपड़े में दिखाई दिए संसद के अंदर और इसके डिलिमिटेशन के खिलाफ। वहां सड़कों पे क्या था? देखिए, बड़ा सीधा तौर पर हर कार्यकर्ता ये समझ रहा था कि ये लोग सिर्फ दिखावा कर रहे हैं। डिलिमिटेशन के खिलाफ हमारी ताकत को कम करने का जो तरीका उन्होंने सोचा है, ये दक्षिण की ताकत को या उनको दरकिनार करने की एक कवायद है। एक बड़ी बात मैं बताऊं, जो एक शब्द निकल के आया, ये ठीक भाषाई लड़ाई जैसा है। लोग पुराने दिनों को याद कर रहे थे जब हिंदी बनाम और वो चल रहा था। उन्होंने बोला कि डिलिमिटेशन भी उसी का एक अलग तरीका है। और अगर ये नैरेटिव जमीन पर गया है तो तमिलनाडु इसका रिएक्शन अपने हिसाब से देता है, वो हमारे आपके रुझान में है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं कि ये रुझान अब तमिलनाडु की तरफ बढ़ते हैं। तमिलनाडु का सूरत हाल, तमिलनाडु में भी गठबंधन है, आप जानते हैं, और उसमें डीएमके का गठबंधन, डीएमके कांग्रेस एक साथ, उसके अलावा इधर एआईडीएमके और उसके साथ बीजेपी का गठबंधन, और वहाँ पर एक्टर विजय की पार्टी, और वो उनका गठबंधन नहीं, वो खुद अपने दम पर चुनाव लड़ रहे हैं और उनकी ये मैडन पारी है, पहली अभी इसमें शुरुआत हो रही है। तो फिल्मी कलाकारों का यहाँ पर तमिलनाडु में बड़ा योगदान रहा है और वहाँ की सियासत में दबदबा रहा है। ऐसे में अब जबकि डीएमके बहुत मजबूती के साथ लड़ती रही और स्टालिन का एक अलग जलवा रहा है, दबदबा रहा है, ऐसे में इस चुनाव के बाद क्या स्टालिन की सरकार जा रही है या रिपीट हो रही है? पहले देखते हैं परसेंट वाइज कितने परसेंट किसको, किस पार्टी को, किस गठबंधन को कितने प्रतिशत। जरा स्क्रीन पर ले आइए, तमिलनाडु कितने प्रतिशत किस गठबंधन को, उसके बाद फिर देखेंगे कि कितनी सीटें आ रही हैं। जरा प्रतिशत ले आइए फटाफट। तमिलनाडु का सूरत हाल, दक्षिण का ये तीसरा राज्य तमिलनाडु, पुदुचेरी के बाद केरल, केरल के बाद तमिलनाडु में जरा देखते हैं डीएमके को। देखिए डीएमके प्लस 42%, 42% डीएमके को, एआईएडीएमके 36%, टीवीके को 14% और 8% अदर्स। यहाँ 42, 36, 14, 8, यानी इस हिसाब से देखा जाए तो डीएमके यहाँ पर रिपीट कर रही है तमिलनाडु में। डीएमके की सरकार यानी कांग्रेस और डीएमके, इन दोनों की सरकार यहाँ आ रही है, दोबारा आ रही है, ये यहाँ दिखाई दे रहा है। और इसको अगर
सीटों में देखा जाए, जरा सीट ले आइए कि सीटों में कितना क्या है। 42%, 36% और टीवी के बहुत अच्छा करते हुए नहीं, लेकिन डीएमके को 149 से 155 सीटें, डीएमके 149 से 155 सीटें, 234 सीटों का ये की विधानसभा, और यहाँ पर डीएमके को 149 149 से 155, एआईडीएमके को 69 से 75, टीवीके को 7 से 13 सीटें मिल सकती हैं। अदर्स जीरो है, यहाँ पर ये साफ दिख रहा है। यानी यहाँ सरकार बनाने के लिए 117 सीटें चाहिए, 117 प्लस चाहिए, यानी 118 सीटें, और 149 से 155 सीटें डीएमके को आ रही हैं। फटाफट हमारे तमाम वरिष्ठ साथियों के बीच आना चाहता हूं और उनसे समझना चाहता हूं। तो यहाँ पर अगर दक्षिण के 3 राज्यों में से एक जगह पुदुचेरी में अपने हमारे डीबी लाइव और इलेक्ट लाइन के एग्जिट पोल के हिसाब से 2-1 से यहां इंडिया गठबंधन आगे दिखाई दे रहा है, 2-1 से। और जल्दी से आना चाहता हूं, जरा सबसे पहले प्रोफेसर अखिल स्वामी जी आपके पास ही, कैसे देखते हैं तमिलनाडु को? जो था उसी लाइन पे है, और टीवीके का इतना अच्छा परफॉर्मेंस पहले इलेक्शन में ये भी काबिले तारीफ है, क्योंकि पहली बार इलेक्शन लड़ रहे हैं और इतनी सीटें उनको मिल रही हैं, 14-15% वोट भी मिल रहे हैं, ये अच्छी बात है। और ये भी बहुत अच्छी बात है कि एआईडीएमके ने अगर बीजेपी से गठबंधन न किया होता तो शायद उसकी बेहतर स्थिति हो। जी 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 बिल्कुल। यहाँ सुनील शुक्ला जी, कैसे देखते हैं आप तमिलनाडु को? क्या आपको भी यही उम्मीद थी रिपीट होते हुए? डीएमके सरकार के खिलाफ तो एआईडीएमके की कोई ताकत ही नहीं रह गई। एआईडीएमके डीएमके के लिए एक चैलेंजिंग फोर्स थी, लेकिन जयललिता के निधन के बाद जिस तरीके से एआईडीएमके में विभाजन हुआ, एआईडीएमके के एक पूर्व मुख्यमंत्री डीएमके से में शामिल हो गए, डीएमके से चुनाव भी लड़ रहा है। एक द्रविड़ आंदोलन की पार्टी बीजेपी के साथ जाकर के मिल गई, तो उसके पास राजनीतिक ताकत ही कहाँ रह गई डीएमके को चुनौती देने के लिए। अगर तमिलनाडु में द्रविड़ आंदोलन की राजनीति पूरी तरह से खत्म हो जाए या कमजोर पड़ जाए तो ठीक है, डीएमके एआईडीएमके की ताकत हम मान लेंगे और एनडीए की ताकत मान लेंगे कि वो डीएमके को चुनौती दे सकती है। तो एआईडीएमके को चुनौती देने के अलावा डीएमके को चुनौती देने वाले अन्य कोई पार्टी तो है नहीं वहां, बीजेपी का कोई जनाधार ही नहीं है। तो कौन सी ऐसा राजनीतिक ताकत है जो डीएमके को चुनौती देगी? अब रही बात टीवीके की, जो फिल्म अभिनेता है विजय साहब, निश्चित रूप से उनका समर्थन है, लेकिन उनको कौन देगा? क्या उनका वो वोटर है जो डीएमके को वोट दे रहा है, या वो वोटर है जो डीएमके से असहमत है? अगर डीएमके से असहमत होने वाला मतदाता विजय टीवीके के साथ जा रहा है तो स्वाभाविक सी बात है कि ये बात डीएमके के पक्ष में जाती है। अगर एंटी इनकम्बेंसी मतों का विभाजन होता है, एक तो वैसे ही एआईडीएमके बहुत कमजोर स्थिति में है, उसको डीएमके से नाराज लोग एआईडीएमके को या एनडीए गठबंधन को मतदान कर सकते थे, लेकिन अगर उसमें भी बंटवारा कर रहे हैं टीवीके के विजय जी, तो स्वाभाविक सी बात है कि वो डीएमके के पक्ष में है। तो जो राजनीतिक स्थितियां हैं वो डीएमके के पक्ष में जाती है। डीएमके और कांग्रेस दोनों ने मिलकर मजबूती के साथ चुनाव लड़ा है वहां तमिलनाडु में। किसी तरह का भी शुरुआती दौर में लग रहा था कि गठबंधन में कोई ना कोई दरार आ जाएगी, सीटों के बंटवारे को लेकर के कोई विवाद पैदा हो सकता है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। बहुत ही सलीके के साथ स्टालिन ने पूरे गठबंधन को बचाए रखा। और आज के दौर में मैं बहुत विश्वास पूर्वक कह सकता हूं कि जमीन से जुड़ा हुआ नेता अगर कोई तमिलनाडु में है तो स्टालिन है। स्टालिन का पब्लिक कनेक्ट किसी भी अन्य नेता की तुलना में तमिलनाडु में सबसे बेहतर है। एक कोशिश कर रही थी बीजेपी, जो अपने अध्यक्ष जी को ले आई थी, जिनको उन्होंने बाद में हटा दिया, जो आईपीएस की नौकरी छोड़ करके आए थे, कि वह अपने लिए एक रास्ता बना सके, लेकिन वो कामयाब नहीं हो पाई। फिर वो अध्यक्ष जी को भी उन्होंने हटा दिया, नए अध्यक्ष लेकर के आई। पुराने अध्यक्ष जी एआईडीएमके के साथ किसी तरह गठबंधन नहीं चाहते थे, यानी कि एआईडीएमके के साथ गठबंधन को लेकर के ही भारतीय जनता पार्टी में भी एक तरह का विभाजन था। और एक ऐसा नेतृत्व अब इस समय बीजेपी का आया तमिलनाडु में जो गठबंधन के पक्ष में खड़ा हो गया। तो पक्ष में जाने से आप कोई बीजेपी की ताकत बढ़ गई हो, मुझे ऐसा नहीं लगता,
क्योंकि एआईडीएमके ने अपनी खुद की ताकत गंवा दी, जिसके बदौलत बीजेपी अपना जनाधार तलाशने का प्रयास कर रही थी। तो डीएमके के खिलाफ का जो गठबंधन है उसके पास कोई जनाधार नहीं है, वह इस स्थिति में नहीं है कि वह डीएमके को चुनौती दे सके। टीवीके का जो भी वोट मिलेगा, मेरा मानना यह है कि वह डीएमके का वोट नहीं है। डीएमके का मतदाता टीवीके के साथ नहीं जाएगा। हो सकता है कुछ युवाओं का एक वर्ग जा रहा, मैंने कई जगह रिपोर्ट पढ़ी जहां युवाओं के मन में है वो टीवीके के साथ जा रहा है, लेकिन जिन परिवारों में युवा टीवीके के साथ दिखाई पड़ते हैं, उसी परिवार में जो प्रौढ़ लोग हैं या उम्रदराज लोग हैं, चाहे जी नौकरी चाकरी वाले लोग हैं, वो टीवीके के साथ नहीं जा रहा है। तो टीवीके के कारण से डीएमके का कोई राजनीतिक नुकसान हो रहा हो, ऐसा मैं नहीं देखता। टीवीके को मिल रहा वोट गैर सरकार विरोधी जो मतदाता है उसके बीच में विभाजन है। इन तमाम स्थितियों के बीच में मैं कह सकता हूं कि डीएमके को सत्ता में आना चाहिए तमिलनाडु में। और पिछले वर्षों में जो वहां के राजनीतिक परिणाम और घटनाक्रम रहा है, वो अभी इस तथ्य को साबित करता है। जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। जहाँ प्रशांत जी आपसे समझना चाहता हूँ, क्या आप देख रहे हैं यहाँ तमिलनाडु को अगर देखा जाए? देखिए, डीएमके का जो एग्जिट पोल है वो आशा के अनुरूप है, एक बात। दूसरी बात कि देखिए, स्टालिन ने गवर्नेंस और पॉलिटिक्स इसको अलग अलग रखा हमेशा, और उनकी गवर्नेंस बेशक बहुत बढ़िया रही है, प्रो पीपल है, बहुत साइंटिफिक है, और दुनिया के किसी भी मानकों में वो आप देखिए जो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स तमिलनाडु का है उसकी तुलना आप यूरोप के किसी कंट्री से कर सकते हैं। तो एक बात, अब आप देखिए आज की तारीख में डॉलर के मुकाबले रुपया 95 रुपए है, 110 के ऊपर जो है वो चला गया है ब्रेंट का क्रूड ऑयल डॉलर। तमाम आर्थिक चैलेंज हैं, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी डमरू और त्रिशूल लेके खड़े हैं वहां पे बनारस में बंगाल के वोटरों को रिझाने के लिए। तो मोदी जी का एग्जैक्ट अपोजिट है वो स्टालिन। मोदी जी गवर्नेंस नहीं करते, सिर्फ पॉलिटिक्स करते हैं। आप देखिए सबसे आर्थिक चुनौतियां देश में हैं, लोगों की नौकरियां जा रही हैं, फैक्ट्रियां बंद हो रही हैं, और दुनिया में युद्ध चल रहा है। पाकिस्तान जैसा कंट्री मध्यस्थता कर रहा है, भारत का प्रधानमंत्री डमरू और त्रिशूल लेकर खड़ा है बनारस में। जी दिन भर हंसने लायक बात है। बिल्कुल बिल्कुल, दिन भर डमरू और त्रिशूल लिए हुए। जी प्रशांत जी अपनी बात पूरी कीजिए। जी हाँ, दूसरी बात ये कि जो एक्टर विजय की पार्टी है टीवी के, ये वोट काटेगी एआईएडीएमके का। एआईएडीएमके मेरा मानना है कि एआईएडीएमके को जितना आप प्रोजेक्ट कर रहे हैं उससे कम सीटें आएंगी, क्योंकि तमिलनाडु के लोग उनको डिलिमिटेशन के मुद्दे पर, भाषा के मुद्दे पर, सेंट्रल स्टेट का जो झगड़ा चल रहा है उस मुद्दे पर बीजेपी के साथ खड़े होने की को पनिश करेंगे। और मेरा प्रेडिक्शन ये है, आप 155 सीटें उनको दे रहे हैं डीएमके को, अगर 15 से 20%, 15% से ऊपर वोट आता है टीवीके को, एक्टिव विजय की पार्टी को 20% के आसपास वोट आता है, तो डीएमके 180 के आसपास जाएगी, लैंडस्लाइड विक्ट्री होगी उनकी। ये भी होगा। तो डिपेंड करता है कि एक्टर विजय की पार्टी कितना वोट लेती है, लेकिन उनका वोट, एक्टर विजय की पार्टी का वोट एआईडीएमके के वोट को काट के बनेगा। जी 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 प्रफुल्ल कोलखियान जी, कैसे देखते हैं आप तमिलनाडु? मुझे लगता है कि तमिलनाडु में जो ये परसेंटेज प्रोजेक्शन है, तमिलनाडु में इतिहास रहा है कि फिल्मी कलाकार जब आते हैं तो वो पूरा का पूरा समा बदल देते हैं, वे छोटे मोटे खेल नहीं दिखाते हैं। एनटी रामाराव को याद कीजिए किस प्रकार से फ्री बीज की शुरुआत लगभग उन्होंने भी की थी, शुरुआती दौर में इसका इस्तेमाल किया था, ये भी कर रहे हैं। तो या तो ये कुछ सीट अधिक लेकर के आएंगे या फिर ये सिमट जाएंगे। नहीं, कमल हासन भी आए, बहुत सारे कलाकार, रजनीकांत भी आए। हम एनटीआर से सिर्फ तुलना करें तो नहीं होगा ना। वो तो नहीं,
जी जी, वो नहीं कर पाए। यही मैं कह रहा हूँ, या तो आते हैं तो बहुत अच्छा परफॉर्मेंस करते हैं या फिर नहीं करते हैं। तो 14% वोट जो थ्रेशोल्ड बता रहे हैं कि अगर इतना होता भी है तो इससे 2-4-10 सीट जीत करके तो कोई फायदा उनको है नहीं। या तो वो रहेंगे या नहीं रहेंगे, उनके लिए अस्तित्व की लड़ाई है। पहला चुनाव है, इसमें साफ हो जाएगा। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। धनंजय जी, आप कैसे देखते हैं? धनंजय जी अनम्यूट कीजिए, अनम्यूट टीवीके है, जी, टीवीके ठीक का है। आना जो है, एक मुझे लग रहा है एक नई धुरी बन रही है। और ये बात सही है कि डीएमके का वोट शायद कम ही कटा है, ज्यादा एआईएडीएमके का वोट कटा है। और एआईएडीएमके का वोट अगर कट रहा है तो, या त्रिध्रुवीय अगर बन रहा है आगे आने वाले समय में, तो मुझे लगता है बीजेपी को एंट्रेंस यहाँ से मिल सकती है। लेकिन फिलहाल जो स्थिति है, तमिलनाडु में सरकार बनेगी डीएमके की, ये पहले से तय था। हाँ, टीवीके के जो सीटें आ रही है वो थोड़ा ज्यादा दिख रही है, मुझे इतनी सीटें की उम्मीद नहीं थी वहां। लेकिन इसका मतलब है कि एआईएडीएमके का अब धीरे धीरे पतन जो है शुरू हो चुका है, और वो विलुप्त होने वाली है, ऐसा मुझे लग रहा है। जी जी जी, अमलेंदु जी, फिर आगे बढ़ेंगे हम असम की तरफ। अमलेंदु जी, तमिलनाडु बोले राजीव जी। जी जी, ठीक है, आवाज आ रही है। जी, ये राजीव जी बहुत बड़े खतरे का संकेत है। अच्छी बात है कि सरकार बन रही है डीएमके की, लेकिन खतरे बहुत ज्यादा दिखाई पड़ रहे हैं। किसके अगर लिए? टीवी के 14% के आसपास वोट ले आ रही है और एआईएडीएम के 36% वोट ले आ रही है, और राजीव जी अगर आप दोनों को मिला लीजिए, अगर ये है कि साहब वो एआईएडीएम का वोट काट रही है, तो इसका मतलब कि एआईएडीएम के अगर अकेले लड़ती और ये टीवी के नहीं होती, तो इसका मतलब सरकार बना ले जाती। तो अगर ये इस तरह की चीजें हैं, तो ये बहुत गंभीर खतरे का संकेत दिखाई पड़ रहा है इस तरीके से। तो यहाँ सचेत होने की आवश्यकता कांग्रेस और डीएमके दोनों को है। मेरा अपना सोचना राजीव जी ये है कि अगर कांग्रेस डीएमके से अलग होकर तमिलनाडु में लड़ती हो, गठबंधन टूटता, तो जो टीवीके कर रही है परफॉर्मेंस, ये परफॉर्मेंस कांग्रेस का होता और इससे बेहतर होता। और कल को राजीव जी एआईएडीएमके का जो फॉल है, उस फॉल को अगर कांग्रेस ने नहीं लपका, तो फिर वहां जो ऐसे धनंजय कह रहे हैं, मैं भी इसी मत का हूं, तो फिर आप वहां बीजेपी को एंट्री देने के लिए खोल रहे हैं। तो डीएमके के साथ आपको गठबंधन खत्म करना होगा। इसलिए खत्म करना होगा, इसलिए नहीं कि आपकी वैचारिक कोई दुश्मनी हो गई है या डीएमके से आप अलग हो जाएं, बल्कि इसलिए कि वहां आपको विपक्ष जो है वो ऐसा तैयार करना है कि जो दूसरे को रास्ता ना मिले। तो इसलिए राजीव जी एग्जिट पोल हम लोग का ठीक है, बिल्कुल सही है, डीएम की सरकार बना रही है, लेकिन इसमें खतरे बहुत ज्यादा छुपे हुए हैं, मुझे ऐसा लगता है राजीव जी। खतरे बहुत ज्यादा छुपे हुए हैं, आएंगे इस पे हम और बात करेंगे, विजय जी के पास भी आऊंगा। लेकिन आगे बढ़ते हैं, असम की तरफ चलते हैं। असम का सूरत हाल यहाँ समझने की कोशिश हम करते हैं। हमारे तमाम साथी, आप लोगों के विचार यहाँ, और उसमें भी खासकर इस पूरे एग्जिट पोल में अभी आपने देख लिया, इधर के 3 राज्य पुदुचेरी, केरलम जिसको अब कहते हैं, और उसके अलावा तमिलनाडु, तीनों में पुदुचेरी में रिपीट करती हुई सरकार वहाँ दिखाई देती है। बहुत छोटा सा वो छोटी विधानसभा है, 30 सीटें हैं, उसमें से 16 सीट जिसके पास है, जिस गठबंधन के पास है, वो सरकार बनाएगी। अब देखते हैं पुदुचेरी में क्या सूरत हाल रहता है। लेकिन यहाँ तमिलनाडु में डीएमके रिपीट करती हुई, और लेकिन रिपीट करती हुई उधर एलडीएफ केरलम में नहीं दिखाई देती है, वहाँ पर सत्ता पर यूडीएफ काबिज होते हुए दिखाई देती है। यानी कांग्रेस पार्टी वहाँ पर बड़ी दमदारी के साथ आती हुई दिखाई दे रही है। केरलम में आते हैं असम में अगर देखा जाए तो यहां भी आमने सामने की फाइट है, एक तरफ कांग्रेस पार्टी, दूसरी तरफ बीजेपी, और बहुत गहमा गहमी वाला हाल रहा असम में। और असम में और सबसे बड़ी बात कि वहां के मुख्यमंत्री पता नहीं क्या क्या बोलते हैं, जहां जाते हैं पुलिस को तुरंत फटाफट भेज देते हैं। कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता आप जानते हैं कि और मीडिया सेल के हेड पवन खेड़ा के खिलाफ वहाँ केस अलग है। पवन खेड़ा ने एक्सपोज किया, उनकी पत्नी के पास 3 पासपोर्ट है, लेकिन उल्टा पवन खेड़ा ही फंस गए।
जिनके पास 3-3 पासपोर्ट है, उसका वहाँ पे उसके ऊपर एफआईआर होना चाहिए था, उससे पूछताछ होनी चाहिए थी, उसकी जांच होनी चाहिए थी। जांच उल्टी हो गई। राहुल गांधी के नाम पे कहा जाता है कि इनके पास 2 पासपोर्ट है, राहुल गांधी का डुअल नागरिकता है, और किसी ने आरोप लगाया, मामला हाई कोर्ट तक चला गया। लेकिन यहाँ पर अगर आधिकारिक रूप से कहीं ना कहीं प्रूफ देने की कोशिश कांग्रेस पार्टी की तरफ से हुई तो मामला जो है जिसने कोशिश की उसी के ऊपर ठोक दिया गया। यह है असम। असम की पुलिस कहीं भी चली जाती है, इसलिए थोड़ा डर के रहिए। हिमंता बिस्वा शर्मा बार बार कहते हैं और वो चैलेंज भी करते हैं कि दीदी आ जाओ, मछली तुमसे 1 किलो ज्यादा खाऊंगा। लेकिन क्या अपनी सरकार बचा पा रहे हैं, ये समझते हैं जरा। आइए जरा परसेंट वाइज देखते हैं। जब सब कुछ मशीनरी, सब कुछ उनके पास है तो सरकार तो बना ही लेंगे। क्या विजय जी, देख लेते हैं, पहले देख लेते हैं कि सरकार बना रहे हैं कि नहीं। आइए देखते हैं परसेंट वाइज। 44% बीजेपी प्लस 44%, आईएनसी प्लस 39%। मान लेते हैं सरकार बन गई। फिर 44% बीजेपी की हिमंता बिस्वा शर्मा रिपीट करते हुए अपनी सरकार को यहां दिखाई दे रहे हैं। और इसमें कौन कौन सी मशीनरी, कैसे कैसे, कितना ज़्यादा कितना कम, ये सब यहाँ हम बात नहीं करेंगे। लेकिन 44% के साथ हिमंता बिस्वा शर्मा यहाँ सरकार बनाते हुए, यानी बीजेपी असम में रिपीट करती हुई दिखाई दे रही है। यहाँ पे अगर आंकड़ों में, सीटों में देखा जाए, सीट ज़रा ले आइए, सीटों में ज़रा देखते हैं। 44% है, सीट किसे कितनी आ रही है ये देखते हैं और उसके बाद फिर यहाँ चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। 126 सीटें टोटल आप जानते हैं, और यहां 74 से 80 सीटें, 74 to 80 सीटें आ सकती हैं बीजेपी को। कांग्रेस पार्टी को 41 से 47 सीटें, अदर्स के खाते में 3 से 7 सीटें। यहां पर आप देख लीजिए साफ साफ यहां तस्वीर कुछ और बनती हुई। 74 से 80 यहां रिपीट करती हुई असम की सरकार। अब जरा हमारे तमाम वरिष्ठ पैनलिस्ट साथियों के बीच आते हैं और इस चर्चा को जरा आगे बढ़ाने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले जरा आइए सुनील शुक्ला जी के पास चलते हैं। सुनील जी, ये आंकड़े क्या आपको उम्मीद थी कि यही होने वाला है यहाँ पे? नहीं, मुझे उम्मीद नहीं थी। इसकी उम्मीद के कारण मैं ये मानता हूं कि यह जो आंकड़े हैं वो भारतीय जनता पार्टी के जो प्रचार का स्केल है उससे प्रभावित नजर आता है। आखिर हिमंता बिस्वा शर्मा साहब के साथ ये लगातार तीसरी बार सरकार बनाने के लिए जनता क्यों आएगी? क्या वो पिछले 10 वर्षों का जो उनका गवर्नेंस है वो इतना लोगों को भाग गया है कि नहीं बस यही करना है? जो वो मियाँ मुसलमान सुबह से शाम तक करते रहते हैं उसके लिए वहाँ असम की सरकार, असम की जनता तैयार हो गई है? क्या जिस जन समर्थन का दावा कर रही है वह 2021 से लेकर के 2026 के बीच की जो राजनीतिक गतिविधियां असम में रही हैं वो उसका सत्यापन करती हैं? नहीं करती। 2019 के चुनाव में जो सफलता मिली थी बीजेपी को 2024 में नहीं मिली। उसके बाद जो बाई इलेक्शंस हुए थे उन इलेक्शंस में भी कांग्रेस ने अपनी मजबूत उपस्थिति दर्ज की। जोरहाट से चुनाव लड़ने के लिए हेमंत बिस्वा शर्मा जी ने गौरव गोगोई को चैलेंज दिया था कि आप लड़के दिखा दो, हम बता देंगे तुम्हें कितनी राजनीतिक ताकत है। जोरहाट से चुनाव गौरव गोगोई लड़े और लड़ करके जीत के भी चले गए लोकसभा में। इसके अलावा भारतीय जनता पार्टी को चुनौती देने के लिए कांग्रेस ने जितने छोटी बड़ी पार्टियां हैं जो गैर भाजपा है उनको बहुत मजबूती के साथ इकट्ठा किया और बहुत सलीके के साथ उनके जनाधार को समेटने की कोशिश की है। अभी भी जो बोडोलैंड ही जिसे उदाहरण मान लीजिए, बोडोलैंड में भारतीय जनता पार्टी का जो सहयोगी दल है बोडोलैंड स्टूडेंट्स यूनियन, वो उसके साथ इस बार चुनाव में बोडोलैंड पीपुल्स फ्रंट वो उसके साथ बीजेपी के साथ है। जो दूसरा संगठन है पीपुल्स प्रोग्रेसिव फ्रंट, यूनाइटेड पीपुल्स प्रोग्रेसिव फ्रंट, वो अलग चुनाव लड़ रहा है। अगर वो उसको जो जन समर्थन मिलता है तो किसको नुकसान करेगा? वो किसका वोट लेके जाएगा? वो कांग्रेस का वोट तो ले नहीं जाएगा। वो स्वाभाविक सी बात है कि जो गठबंधन है बोडोलैंड में बीजेपी का उसको असर डालेगा, और जब उसको असर डालेगा तो नुकसान किसका होगा? आप उसी तरह से ऊपरी असम में आकर आप देख लीजिए, ऊपरी असम में कांग्रेस ने जिस तरीके से जिस समुदाय से गोगोई परिवार आता है, जो उस समुदाय के जो तीनों बड़े नेता हैं वो एक साथ इकट्ठे हुए हैं और उनका इकट्ठा होना उस पूरे के पूरे ऊपरी असम में एक महत्वपूर्ण राजनीतिक कारक है।
तो ये जो आधे से अधिक का अंतर दिखाया जा रहा है, 41 से 47 बीजेपी और 74 से 80। मुझे नहीं लगता कि इतना ये स्थिति बनेगी। कांग्रेस मजबूती से चुनौती देगी और जी मुझे लगता है, मुझे इस बात की संभावना नजर आती है कि असम में हंग असेंबली बनेगी। चलिए और 4 तारीख को सुनील जी 4 तारीख तय हो जाएगा, लेकिन जो वहाँ की राजनीतिक स्थितियां हैं उनके अनुसार मेरा अनुमान है। बिल्कुल राजनीतिक स्थितियां जो है उसके अनुमान से आप कह रहे हैं, बिल्कुल सही आप कह रहे हैं। जरा और आगे बढ़ते हैं और प्रोफेसर अखिल स्वामी जी, असम को लेकर आप क्या कहेंगे? विश्वास इसलिए नहीं हो रहा है कि एक तरफ ये दिखाया जा रहा है कि जो अदर्स हैं उनको 3-4% वोट मिल रहे हैं, तो अगर AIUDF इतनी ज्यादा कमजोर हो गई है, क्योंकि वहां पे मुसलमानों की संख्या बहुत ज्यादा है असम के अंदर, और अगर बदरुद्दीन अजमल की पार्टी को केवल 3-4% वोट मिल रहे हैं, इसका माने वो सारा का सारा वोट जो है वो कांग्रेस को मिला है। अपर असम में राजौर दल और जातीय दल, ये जो 3 अहम पार्टी के नेता आपस में मिले हैं, और पिछली बार इन दोनों को 5-5% वोट मिले थे, चाहे वो जातीय पार्टी हो चाहे वो राजौर दल हो। तो 10% वोट के एडिशन होने के बाद और AIUDF के इतना कमजोर होने के बाद, इसके बावजूद अगर ये परिस्थिति बन रही है, क्योंकि अपर असम में 3 अहम नेताओं का एकजुट होना और लोअर असम के अंदर AIUDF को इतना कम वोट देना, इसके बावजूद ऐसा एग्जिट पोल मुझे विश्वास नहीं होता। लेकिन अगर होता है, इसका माने ज्ञानेश कुमार गुप्ता जी का जो हिडन हैंड है वो काम कर गया। जी प्रशांत जी आपको क्या कहना है, आपको विश्वास होता है? प्रोफेसर स्वामी जी से सहमत हूँ। जो कांग्रेस का अलायंस है वो अच्छा अलायंस है, और वो चाहे वो CPI-ML के साथ है, चाहे वो जातीय परिषद के साथ है, चाहे वो ऑल इंडिया हिल्स लीडर्स जो सेंट्रल हिस्सा है, हिली रीजन है, तो ये कांग्रेस ने अलायंस तो अच्छा बनाया है। लेकिन असम एक बड़ा विचित्र तरीके के जाल में फंसा हुआ है, एक पुलिस स्टेट बन गया है, और वहाँ पे लगता है कि जो रूल ऑफ लॉ है, जो भारत का संविधान है, वो कुछ अलग तरीके से लागू होता है। तो बड़ी विचित्र स्थिति है, उसमें सुप्रीम कोर्ट का भी इंटरवेंशन नहीं है किसी भी प्रकार से, कुछ मतलब एक अलग तरीके का जो है वो राजपाट की तरीके से चला रहे हैं हेमंत बिस्वा शर्मा वहाँ पे। और वो पूरा एक इलेक्शन कमीशन की भी वो है। लेकिन 2 फैक्टर बड़े काम के हैं वहाँ पे। एक उनके पक्ष में जाने वाला फैक्टर है, उन्होंने डिलिमिटेशन ऐसा किया है, जरीमेंडरिंग या परिसीमन ऐसा किया है कि जो उनको एडवांटेज मिलेगा। तो उसका जो बहुत बड़ा जो बीजेपी को फायदा मिल रहा है वो परिसीमन से मिल रहा है। दूसरा, सीटों का जो बाउंड्री बनाई गई वो ऐसी बनाई गई कि मुस्लिम वोटों का वेटेज कम हो जाए। दूसरा एक हिडन फैक्टर है जो पता नहीं इसमें लिया है कि नहीं हमारे एग्जिट पोल ने, वो है जुबिन गर्ग का फैक्टर, जुबिन गर्ग और जेंजी। जुबिन गर्ग फैक्टर अगर काम कर गया और उसमें अगर 2-3% वोट भी इधर उधर कर दिया तो हमको रिजल्ट कुछ और मिलेंगे। और एक आखिरी बात, देखिए पवन खेड़ा जी ने जो आरोप लगाए, बहुत गंभीर आरोप लगाए, उस पर उल्टा पवन खेड़ा के खिलाफ ही पुलिस लगा दी गई। सुप्रीम कोर्ट ने भी राहत नहीं दी, बल्कि जहाँ से राहत मिली उसको भी सुप्रीम कोर्ट ने कैंसिल कर दिया। ये सुप्रीम कोर्ट इस तरीके की चीज़ें कर रहा है आजकल। लेकिन जो बात अंडरलाइन है वो ये कि 53,000 करोड़ का आरोप लगाया है पवन खेड़ा ने जी। तो जितना मैं गुजराती लोगों को जानता हूँ, इन दोनों लोगों को, ये 53,000 करोड़ की बात किसी को हजम हो ना हो, उनको हजम नहीं होगी। तो सरकार भले ही आपका एग्जिट पोल बीजेपी की बना दे, मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा बनेंगे, ये इसमें थोड़ा सा सवाल है। जी बिल्कुल।
हिमंता विश्व शर्मा जरा यहाँ धनंजय जी आपके पास भी आना चाहता हूँ, और प्रफुल्ल जी उसके बाद, धनंजय जी के बाद आपके पास भी आता हूँ। धनंजय जी असम को बहुत अच्छे से जानते हैं आप, कैसे देखते हैं यहाँ पर? देखिए, मैं कहूँगा क्या असम में चुनाव हुआ है क्या? मैं तो ये सवाल करना चाहता हूँ, क्या असम में चुनाव हुआ है? उसको चुनाव कहते हैं? अगर ऐसा चुनाव होता है तो ऐसा चुनाव नहीं होना चाहिए, बंद हो जाना चाहिए। क्योंकि वो असम में चुनाव का एक मजाक बनाया गया। असम इस देश के भीतर है या इस देश के बाहर कोई दूसरा देश है, ये भी समझना पड़ेगा। हेमंता विश्व शर्मा जिस तरह से बेलगाम बोलते रहे, किसी ने कुछ नहीं बोला, न सुप्रीम कोर्ट ने बोला, न इस देश के आम प्रबुद्ध लोगों ने बोला, कुछ नहीं बोला किसी को। जो मन, ऐसा लग रहा कि हेमंता विश्व शर्मा जो चाहे कर सकते हैं, किसी को जेल में बंद कर सकते हैं, किसी को पेल सकते हैं, किसी के साथ खेल कर सकते हैं, क्या क्या भाषा इस्तेमाल करते हैं। तो ऐसा लगता है कि मतलब निराशा हो जाती है, और ये लगता है कि अगर जीत भी लेते हैं, मान लिया कि आप जीत लेते, कांग्रेस का स्टैंड मुझे वहां सही लगता है कि कांग्रेस पार्टी ने उस लेवल पे प्रचार नहीं किया, या ममता बनर्जी के लेवल पे नहीं लड़ी कांग्रेस। कई लोग कहते हैं कि ममता जी जिस तरह से लड़ी उस तरह से कांग्रेस लड़ती नहीं दिखाई पड़ती। देखिए, ममता जी और बीजेपी में बहुत ज्यादा मैं फर्क नहीं कर पाता हूँ, इसलिए कि दोनों जो है हर हथकंडे इस्तेमाल करना जानती। और कांग्रेस के पास अभी भी एक चरित्र है, जिसको चरित्र, कैरेक्टर कहते हैं। कैरेक्टर का मतलब होता है कि आप किस रोल में हैं। आप जो है जब देश के लोकतंत्र की बात कर रहे हैं, संविधान की बात कर रहे हैं, आम आदमी के लिए सरकार बनाने की बात कर रहे हैं, तो आवश्यक हो जाता है कि आम आदमी आपके केंद्र में हो। क्या हेमंता विश्व शर्मा के केंद्र में आम आदमी था? क्या नरेंद्र मोदी के केंद्र में आम आदमी है? जब चुनाव बंगाल में चल रहा है तो नरेंद्र मोदी बाबा विश्वनाथ के यहाँ जाते हैं, वहां अभिषेक करते हैं। क्या बाबा विश्वनाथ के यहाँ जाना प्रधानमंत्री को शोभा देता है? कोई कह सकते हैं कि प्रधानमंत्री जो है धर्म का पालन करने में क्या दिक्कत है? प्रधानमंत्री का एक धर्म होता है, वो लोक धर्म। लोक के साथ प्रधानमंत्री है कि नहीं? अगर प्रधानमंत्री को हिंदुस्तान की तरक्की के लिए उनको अगर बाबा भोले के यहाँ जाकर के पूजा करनी पड़ती है तो फिर विचार करने का विषय। और एक और मैं आसाम से थोड़ा सा अलग करूं कि जो अभी जो संघाई सम्मेलन जो अभी चल रहा था, संगठन सहयोग संगठन का जो चल रहा था, उसमें जो जिस तरह से राजनाथ सिंह का वीडियो आ रहा है, जिस तरह से गडर मीडिया ने उस पर लिखा है, क्या अच्छा नहीं हो कि हेमंता विश्व शर्मा को जो है वो रक्षा मंत्री बना करके नरेंद्र मोदी भेजे अमेरिका वगैरह? जरा देखें वहां जाके क्या बोलते हैं अमेरिका में हेमंता विश्व शर्मा, ट्रंप के सामने क्या बोलते हैं हेमंता विश्व शर्मा, पुतिन के सामने क्या बोलते हैं हेमंता विश्व शर्मा, जिनपिंग के सामने क्या बोलते हैं, कुछ पता तो चले। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह तो नहीं बोल पाए, और उन्होंने नहीं कहा पाकिस्तान को या चीन को कि जो है आतंकवाद आप बढ़ा रहे हैं, बल्कि कहा कि आतंकवाद का कोई देश नहीं होता, आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता, यहाँ दिन रात चिल्लाते रहते हैं आतंकवाद का देश भी है, आतंकवाद का धर्म भी है। तो ऐसे जो है डरपोक लोग देश में जो है चुनाव लड़ रहे हैं, चुनाव जीत रहे हैं, और पूरा देश उनके साथ अगर खड़ा है, पूरा तंत्र उनके साथ खड़ा है, तो ये हमारे लोकतंत्र के लिए एक विचार करने का प्रश्न है कि हम लोकतंत्र हम चाहते हैं, लोकतंत्र है, और लोकतंत्र अगर है तो इसकी लड़ाई कैसे लड़ी जाए, इस पर विचार करने की जरूरत है। असम खास करके, असम जो है बहुत बड़ा सवाल है भारतीय संविधान के ऊपर, भारतीय संविधान और लोकतंत्र के ऊपर। जी 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 जी, बिल्कुल बिल्कुल। प्रफुल्ल जी, असम। देखिए सर, असम में मैं याद करना चाहूँगा इसमें मैं सर्बानंद सोनोवाल को। एक थोड़ी सी कमी बहुमत पर रह गई थी, इसलिए सर्बानंद सोनोवाल मुख्यमंत्री नहीं बन पाए, और ये बने। 5 साल इन्होंने मुख्यमंत्री का कार्यकाल संभाला है। इस 5 साल में इन्होंने एक ही काम किया है, वो काम ये है कि भारतीय जनता पार्टी की जमीन खा गए। ये जो सज्जन है हेमंत विश्व शर्मा, ये भारतीय जनता पार्टी की जमीन खा गए। अब ये कैसे खा गए? 5 साल रहे वो तो, पिछली बार थे वो। जी, उसके बाद जब दोबारा जो चुनाव हुआ, अभी जो मुख्यमंत्री बने हैं, उसमें 4 सीट की कमी हो गई थी, तभी नहीं ये आए, इनको थोपा गया। स्वाभाविक नेता तो सर्बानंद सोनोवाल, जिनको हटाया गया, और भारतीय जनता पार्टी की जमीन इस तरह से खा गए
कि सर्बानंद सोनोवाल से जो टकराव हुआ, उनके पास भारतीय जनता पार्टी की अपनी जमीन थी, तो उनसे सर्बानंद सोनोवाल के प्रभाव से मुक्त होने के लिए इन्होंने बीजेपी का ही निषेध कर दिया, और ऐसा निषेध हुआ कि संघ तक करा बैठा कि बाहरी लोगों को लाकर के मुख्यमंत्री बनाते हैं। ये तो वहां भी बाहरी घोषित हुए ना, अब इनको बीच में हटाया नहीं जा सकता था, और इनके आका ऊपर में थे, तो इनका एक तरह का वो कनेक्शन बन गया था। अभी के चुनाव में और जो जिस आबादी को और जिसको बोलते हैं जनाधार को लेकर के आए थे, कांग्रेस का लेकर के आए थे, वो जनाधार कांग्रेस के पास लौट चुका है। तो अब इनके पास है क्या, बरबोलेपन के अलावे। इसलिए मुझे लगता है कि सुनील सर की बातों से मैं थोड़ा सहमत हूँ, आप तमाम लोगों की बातों से सहमत हूँ कि इस बार अगर बहुत होगा, तो अगर कांग्रेस की सरकार नहीं भी बने तो कांग्रेस के तरफ झुकी हुई त्रिशंकु विधानसभा बनेगी, ऐसा मुझे लगता है। क्योंकि एक रोटेशन होता है, एक साइक्लिक ऑर्डर होता है। कांग्रेस के खोए हुए जो जमीन है, जो आधार है, जनाधार, वो कांग्रेस के पास धीरे धीरे सरक करके वापस आ रही है। इन्होंने जो कांग्रेस के समर्थकों के साथ जो विश्वासघात किया था, इनसे उम्मीद नहीं थी कि इस तरह का मियां मुस्लिम करेंगे, क्या कि ये पहले करते नहीं थे। जिस असम गण परिषद की पॉलिटिक्स से आए थे, जो आरएसएस से संपोषित तो था, लेकिन भिन्न इस अर्थ में था कि मुसलमानों के खिलाफ हेटर्ड नहीं बनाता था। उनका अपना एक जमीनी संघर्ष था, टेरिटोरियल डिफरेंसेस थे, बांग्लादेश को लेकर के, इसको उसको लेकर के। लेकिन मुसलमानों के खिलाफ जो उन्होंने वातावरण बनाया, ये उनके जनाधार को सूट नहीं करता है, और डोमेस्टिकली वो ऐसा व्यवहार नहीं करते हैं जैसा वे अपने भाषणों में करते हैं। लेकिन अब इस भेद को, इस स्ट्रेटेजिक डिफरेंस को लोग नहीं मानने को तैयार हैं। इसलिए मुझे लगता है कि भाजपा की जमीन खा गए, अपना जमीन खो दिए, इसलिए ये तो मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे। अगर किसी प्रकार से इनकी पार्टी की सरकार बनती भी है, तो वो त्रिशंक सरकार तो नहीं बनेगी, लेकिन कांग्रेस के तरफ झुकी हुई त्रिशंकु विधानसभा के आसार मुझे दिखते हैं असम में। जी अमलेंदु जी, आपको क्या दिखता है? राजीव जी, देखिए, जो परिस्थितियां हैं और आखिरी समय में जिस तरीके से हुआ, इसमें ज्ञानेश कुमार जी की बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका होगी। तो इसलिए राजीव जी, जो भी हम लोग विश्लेषण करें वो यहाँ ज्ञानेश कुमार जी को ध्यान में रखकर करें, और इसलिए ध्यान में रखकर करें कि जिस तरीके का परिसीमन, SIR ना करा के SR, आखिरी समय तक आप वहां नाम जोड़ सकते हैं, बाहर से मतदाता जो है वो जोड़े जा रहे हैं, तो ये सारी चीजें राजीव जी काफी कुछ मैटर करेंगी। अब अगर राजीव जी AIUDF अलग लड़ रही है, उसको मत प्रतिशत कम हो रहा है, और कांग्रेस का भी मत प्रतिशत जो है वो पिछली बार के मुकाबले अगर कम हो रहा है, तो फिर ये चिंता का विषय है कि कांग्रेस का मत प्रतिशत कम क्यों हो रहा है इतना ज्यादा। तो ये फिर देखना पड़ेगा कि क्या गठबंधन में कुछ कमी है। दूसरा राजीव जी, एक फैक्टर जो है यहाँ, तृणमूल कांग्रेस पिछली बार भी एक फैक्टर था जिसकी वजह से कांग्रेस की सरकार नहीं बन पाई असम में। क्या इस बार वो फैक्टर तृणमूल कांग्रेस कुछ काम कर रहा है? अब चूंकि अन्य को जितना मत प्रतिशत दिया गया है, उससे ऐसा नहीं लगता कि तृणमूल फैक्टर कुछ काम कर रहा है। तो अगर तृणमूल फैक्टर भी कुछ काम नहीं कर रहा है, तो फिर ये ज्यादा चिंता का विषय हो सकता है। हालांकि मुझे लगता है कि इसमें सारा जो खेल है वो ज्ञानेश कुमार जी का ज्यादा होगा, बाकी और कुछ नहीं होगा। लेकिन जुबिन गर्ग का मामला भी अगर राजीव जी नहीं चल पाता है, हिमंता विश्व शर्मा के जो वो थे पासपोर्ट के, उनकी पत्नी के, वो मसला भी अगर नहीं चलता है, तो फिर मतलब असम की जनता पे क्या कहा जाए अगर इस तरह की चीजें। जी बिल्कुल बिल्कुल। असम में लोग उतने वोकल नहीं थे। विजय जी हैं, हाँ विजय जी, आप बता भी रहे थे कि लोग खुल के नहीं बोल रहे थे असम में, जब सर्वे के दौरान भी और ऐसे भी बातचीत हो रही थी, आपने बताया भी। क्या कारण यहाँ वहाँ दिखा असम में कि लोग उतने वोकल नहीं, डर दिखाई दे रहा था लोगों में, क्या था? देखिए राजीव जी, दो चीजें बड़ी, एक तरफ सरकार ने बोला कि हम डर हटा रहे हैं, वो बंगाल था जहां भरोसा था, और एक तरफ असम में क्या था कि डर पूरी तरीके से बढ़ाया गया। लोगों को इस बात का पूरा इल्म था, जिस तरीके से हिमंता की अपनी एक एक्टिविटी रही ग्राउंड पर, उनकी पुलिसिंग, उनके अपने कार्यकर्ताओं का जोर, राशन से लेकर के जीवन के अस्तित्व वाला जो सवाल है, ये सब मुद्दे लोगों को वहां दिख रहे थे साफ तौर पर। तो किसी ने खुलकर बोलने की बजाय सिर्फ इशारों का जो सहारा था वो दिया,
मुद्दों को हमने समझने का प्रयास किया। डर वहां बिल्कुल अलग था, नागरिकता से लेकर के हर एक चीजों का। उनका ये था जितने मुखर होकर के बोलेंगे उतनी जल्दी हो सकता है हम यहाँ से बाहर फेंक दिए जाएं। तो जो माहौल पवन खेड़ा के हिसाब से बनाया गया, पहले जो लोग बोलते थे कि चाय के बागानों पर इतना कब्जा है, दूसरी बार सवाल जवाब में उन लोगों ने चुप्पी साध ली कि हम इस पे नहीं बोल सकते, क्योंकि जब एक पार्टी के कितने बड़े कार्यकर्ता को चैलेंज इस तरीके से किया जा सकता है तो आम आदमी तो फिर दूर की बात है। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। असम का इससे आप थोड़ा बहुत समझ सकते हैं आंकड़ों के लिहाज से। और सुनील शुक्ला जी, आप तमाम साथियों, आगे बढ़ते हैं। ज़रा आना चाहता हूं अब पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल में 91% से ज़्यादा का मतदान, 91%। हालांकि 90% 5 बजे तक और 1 घंटे में 1% और सिर्फ यहाँ बढ़ते हुए बताया गया है। चुनाव आयोग के आंकड़े के अनुसार 91.83% शाम 7 बजे तक की का मतदान जो है वो है 91.83%। ये आज और 2 चरणों में 2 फेज़ में यहाँ मतदान हुआ। फेज़ वाइज, आइए फेज़ वाइज देखते हैं हम कि पश्चिम बंगाल का सूरत हाल क्या है। 152 सीटें, जिसमें से पिछली बार 59 सीटें थी बीजेपी के पास, और बाकी बची हुई सीटें मैक्सिमम 92 सीटें टीएमसी के पास थीं। और इस बार क्या सूरत हाल है फर्स्ट फेज़ में, उसके बाद फिर सेकंड फेज़ पे आते हैं। फर्स्ट फेज़ में वोटिंग परसेंट भी ले आते हैं। वोटिंग परसेंट क्या रहा, ज़रा उसको ले आइए। फर्स्ट फेज़ पश्चिम बंगाल एग्जिट पोल 152 सीट, टीएमसी को 43%, बीजेपी को 42%, सीपीएम को 5%, आईएनसी यानी कांग्रेस पार्टी को 4% और अदर्स को 6%। ये है पश्चिम बंगाल की 152 सीटों में वोट प्रतिशत, किस पार्टी को कितने। यहाँ टीएमसी लीड करते हुए, लेकिन टीएमसी और बीजेपी के बीच मात्र 1% का अंतर है। वोटिंग प्रतिशत में सिर्फ 1% का अंतर, और उधर सीपीएम और कांग्रेस में भी 1% का अंतर। अदर्स जो हैं वो तीसरे नंबर पे हैं 6%। खैर अदर्स की बात, लेकिन यहाँ सीट देखे जाए, सीट कितने आते हैं फर्स्ट 152 में से किसको कितनी सीटें, ज़रा सीट ले आइए स्क्रीन पर। सीट 152 में से कितनी सीटें किसको, जरा सीटों में, सीटों के आंकड़े के हिसाब से जरा सीटों को ले आइए स्क्रीन पे। और यहाँ लेकिन लीड करती हुई फर्स्ट फेज़ में 152 में यहाँ टीएमसी लीड करती हुई, टीएमसी को 72 से 78 और बीजेपी को 69 से 75, नेक टू नेक है बिल्कुल। यानी अगर मीन निकाला जाए तो 75 सीटें टीएमसी को और 72 सीटें यहाँ पर आ रही हैं बीजेपी को। सीपीएम को 0 से 2 सीटें यानी 1 मीन में देख सकते हैं, और कांग्रेस पार्टी को 2 से 4 सीटें यानी 3 सीट आ सकती है। अदर्स के खाते में 0 से 2 सीटें जा सकती हैं। ये फर्स्ट फेज का हाल है, फर्स्ट फेज। सेकेंड फेज भी देख लें, फर्स्ट फेज का ये है, सेकेंड फेज भी देखते हैं जरा। सेकेंड फेज आज सेकेंड फेज 142, अभी से लगभग 2 घंटा पहले वोटिंग खत्म हो गई और कई लोग लाइन में कई जगह हैं। और ये फाइनल आंकड़े जो जितने आंकड़े आए हैं उस आधार पर ज़रा सेकेंड फेज 142, और यहाँ पर सेकेंड फेज में किसको कितना प्रतिशत, ज़रा प्रतिशत देखिए। सेकेंड फेज में 142, यहाँ टीएमसी को 48%, 48%, बीजेपी को 41%, सीपीएम को 4, कांग्रेस पार्टी आईएनसी को 3 और अदर्स को 4। और ये आप देख लीजिए यहाँ काफ़ी बढ़त, 7% का बढ़त दोनों के बीच, टीएमसी और बीजेपी के बीच। और क्या ये बढ़त उसमें भी है, सीटों में भी है। ज़रा सीटों में आते हैं, सीटें क्या बताती हैं यहाँ पर। ज़रा पश्चिम बंगाल का सेकेंड फेज़, ये दूसरा चरण आप देख रहे हैं आज, जिसके लिए पोलिंग हुई है। और यहाँ सीट देखिए, टीएमसी को 94 से 100 सीटें,
बीजेपी को 40 से 46 सीटें, जो 18 थी यहाँ बढ़ रही हैं बीजेपी की सीटें। सीपीएम को 0 से 2 सीटें, कांग्रेस को 0 से 2 सीटें। और इसके बाद अगर फाइनल आंकड़े देखे जाएं, उसको भी ले आइए, फाइनल आंकड़े भी देख लेते हैं। पश्चिम बंगाल के फाइनल आंकड़े और उसमें प्रतिशत वाइज पहले देख लेते हैं हम। पश्चिम बंगाल एग्जिट पोल 294 सीटें, टीएमसी 45%, बीजेपी 41%, सीपीएम 3, कांग्रेस पार्टी सीपीएम 5%, कांग्रेस पार्टी 3% और अदर्स के खाते में 6% यहाँ मतों का विभाजन इस ढंग से होता हुआ। और फाइनल आंकड़े पश्चिम बंगाल के अगर इस हिसाब से देखे जाए तो किसको कितनी सीटें, यहाँ नंबर 1 पर टीएमसी 45% के साथ साथ, और इसके बाद फाइनल आंकड़े यहाँ ले आते हैं और इसके ज़रिए अब समझते हैं कि आखिर ये तो दिख रहा है 45 और 41 तो सरकार तो बनती हुई दिखाई दे रही है टीएमसी की, लेकिन देखते हैं 166 से 166 से 178, 166 से 178 सीटें यहाँ टीएमसी को, बीजेपी तिहाई के आंकड़े में यहाँ और उससे आगे निकलते हुए बीजेपी को 109 से 121 सीटें, सीपीएम 0 से 4, कांग्रेस पार्टी 2 से 6 और अदर्स को 0 से 2। यानी यहाँ पर टीएमसी की सरकार यानी ममता बनर्जी यहाँ जो 215 सीटें थी, लेकिन इस बार ममता बनर्जी की पार्टी 172 सीटों के 178 सीटों के लगभग यहाँ पर आती हुई और उनको लगभग 30 सीटों का यहाँ नुकसान दिखाई दे रहा है ममता बनर्जी की पार्टी को। लेकिन बीजेपी यहाँ 30 सीटें जो बीजेपी 77 थी वो अपना परफॉर्मेंस इतना सब कुछ करने के बाद परफॉर्मेंस को बढ़ाते हुए और साम दाम दंड भेद सब करते हुए बीजेपी यहाँ दिखाई देती है। जल्दी से आप जुड़े हुए हैं उधर पश्चिम बंगाल से, प्रफुल्ल जी आपके पास सबसे पहले आना चाहता हूं। इन आंकड़ों को आपने देख लिया, 166 सरकार बना रही है टीएमसी और 166 से 178, क्या आपको भी ऐसे ही लग रहा था या इसमें कमी है? आवाज जी जी मेरी आवाज आ रही है? आ रही जी। तो ये 178 जो 166 से 178 सीट दिखा रहे हैं, तो 166 मुझे रियलिस्टिक नहीं लग रहा है, लेकिन 178 मुझे रियलिस्टिक लग रहा है, क्योंकि मैंने भी जो अनुमान लगाया था वो लगाया था कि इनको 187 के आसपास इनको मिलेगा और ये 2/3 बहुमत को नहीं छू पाएंगे, लेकिन उसके आसपास रहेंगे। तो वो भी ठीक है, लेकिन जो बीजेपी को सीट बता रहे हैं कि 109 से 121, इस पर मुझे थोड़ा सा संदेह है, क्योंकि 50 सीट रखा था और 43 सीट्स हमारे पास फ्री थे जो कहीं जा सकते थे। तो ये 43 सीट्स अगर पूरा का पूरा बीजेपी अपने खाते में ले जाती है तब जाकर के वे 93 पर वो पहुंचते हैं। और बाद बाकी जो तो ठीक ही है, कांग्रेस को ये 5 दे रहे हैं, ये 2 दे रहे हैं। मैं कांग्रेस को लगभग यहाँ पर 11-12 सीट आप बंटवारा कर रहे थे, यहाँ पे बाइपोलर हो गया है, आप बंटवारा कर रहे थे, यहाँ पर साफ साफ बाइपोलर दिखाई दे रहा है ये पश्चिम बंगाल का। प्रशांत जी आपको क्या लगता है, यहाँ जो कोशिश कर रही थी बीजेपी उस कोशिश में यहाँ सफल होते हुए नजर आ रही है? इस चुनाव को बाइपोलर चुनाव कर दिया है। दूसरी चीज, यहाँ कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस पार्टी के जो टॉप लीडर्स हैं जिस ढंग से इस चुनाव को लड़ना चाहिए था वैसे लड़ते हुए नहीं दिखाई दिए। अधबने मन से यहाँ पर कांग्रेस पार्टी लड़ती हुई दिखाई दी। राहुल गांधी का भाषण, एक दिन का भाषण, लेकिन उस भाषण में भी हालांकि 1 दिन 2 दिन से काम नहीं चलता है, आपको पूरा लगना पड़ता है, वो सारी चीज़ें थी। यहाँ पर बीजेपी बाइपोलर करने में सफल होती हुई दिखाई दे रही है इन आंकड़ों के हिसाब से, हालांकि टीएमसी को हराने में सफल नहीं हो पाई है एग्जिट पोल के हिसाब से। क्या कहेंगे इस पे? अगर वो ठीक है ज्यादा अग्रेसिव होती तो चुनाव के आउटकम को प्रभावित करती। तो मेरे ख्याल से उन्होंने इस बार जो है वहां पे एंट्री ली है, जो डुओपोली हो गई, बाइपोलर पॉलिटिक्स वेस्ट बंगाल की हो गई, उसमें परिवर्तन अब यहाँ से शुरू हो रहा है। एक बात ये कि जो पिछली बार जो गोदी मीडिया के एग्जिट पोल थे वो बीजेपी को उस वक्त बीजेपी की सरकार बना रहे थे, इस बार भी बना रहे हैं, लेकिन हाँ
वो अभी इस बार ही बना रहे हैं, वही 400 पार वाले लोग हैं वो तो। लेकिन परसेंटेज का मार्जिन इतना कम हो गया है कि वो हार जीत का मार्जिन कम होता है, और जब हार जीत का मार्जिन कम होता है तो ज्ञानेश कुमार की स्कोप बढ़ जाता है। तो ये एक चिंता का विषय वहाँ पे रहेगा वेस्ट बंगाल में कि विक्ट्री मार्जिन बड़े कम होंगे। एक बात तो निश्चित तौर पर दिख रही है कि एंटी इनकम्बेंसी है, और उसमें कोई बहुत आश्चर्य की बात नहीं कि होनी ही है, तीसरी बार की सरकार है तो एंटी इनकम्बेंसी है। लेकिन क्या एंटी इनकम्बेंसी का सारा वोट बीजेपी को मिल रहा है और कांग्रेस और लेफ्ट को बिल्कुल नहीं मिल रहा है, ये तो हम 4 तारीख को ही देखेंगे। लेकिन ये बात तय है कि एंटी इनकम्बेंसी है। और जिस तरीके का प्रचार दिख रहा था कि बांग्ला प्राइड पे प्रचार हो रहा है, तो वैसा एग्जिट पोल में नहीं दिखाई दे रहा है। एग्जिट पोल में बहुत साफ तौर पे एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर दिख रहा है। भले ही इस बार सरकार बचती हुई दिख रही है, लेकिन हाँ, ग्राफ उनका काफी नीचे है। ग्राफ नीचे है जी, ग्राफ नीचे है। सुनील शुक्ला जी, आखिर बीजेपी को 109 से 121 सीटें क्यों मिलेंगी, किस इलाके से मिलेंगी? मेहनत किए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जाके फुटबॉल तक खेल के आए, हाँ, गर्मी में शॉल लपेट के और फोटोग्राफी कर रहे थे। बिल्कुल ठीक है, तो इससे वोट मिलता है। ये तो काम उन्होंने 2021 से भी किया था। और आज डमरू बजा रहे थे, त्रिशूल लिए हुए थे, उनको ऐसे ही में तो वोट मिला है। हर चुनाव में उन्होंने किया है। कोई ऐसा चुनाव नहीं हुआ है पिछले 10 वर्षों में जिसमें पोलिंग के दिन किसी न किसी तीर्थस्थल पर न गए हो। कभी केदारनाथ चले जाते हैं, कभी पुरी चले जाते हैं, कभी कोई मंदिर, कभी काशी विश्वनाथ। ये तो उनकी कार्यशैली में शामिल है। लेकिन पश्चिम बंगाल का चुनाव पिछली बार अगर आप याद कीजिए तो वो बांग्लादेश से कोई मंदिर है वहां पे वो पूजा करते हुए दिखाई पड़े थे 2021 के चुनाव में। सवाल है कि मैं ये सही है कि 15 साल से जो सरकार है उसके खिलाफ लोगों के मन में नाराजगी होगी, लेकिन वो नाराजगी किसके साथ जाएगी, किसको चॉइस करेगी? बड़ा सवाल ये है। ममता बनर्जी ने इनकम्बेंसी का बाकायदे भुनाया 2011 के चुनाव में पश्चिम बंगाल, लेकिन किस बिना पर? फोटो खिंचवा के, फुटबॉल खेल के, मंदिर में जाके, एक राजनीतिक आंदोलन खड़ा करके? क्या भारतीय जनता पार्टी टीएमसी सरकार के खिलाफ कोई एक राजनीतिक विमर्श पैदा कर पाई क्या पश्चिम बंगाल में? मैं स्वीकार करता हूं कि ढेर सारे विषय थे जिससे टीएमसी सरकार को घेरा जा सकता था, लेकिन बीजेपी वहां चूक गई। एसआईआर का मुद्दा वहां बहुत महत्वपूर्ण हो गया, और एसआईआर आज अगर पश्चिम बंगाल में का जो मतदाता है वह अपनी वोटर पर्ची को फोटो कॉपी करा करके अपनी जेब में रख रहा है, संभाल के रख रहा है, तो वो किसके लिए रख रहा है? वो नाराजगी किसके प्रति है? और जो 27 लाख लोग जिनको मताधिकार से आपने वंचित कर दिया, वो किसी न किसी परिवार के सदस्य हैं। अब तक तो आपने एक नैरेटिव बना के रखा था सभी राज्यों में कि जिन लोगों के नाम काटे जा रहे हैं वो तो या तो दिवंगत हो गए हैं, या माइग्रेट कर गए हैं, या डुप्लीकेट नाम है, कई जगहों पे कई नाम पड़े हुए हैं। यही मेरा नैरेटिव बनाया आपने, बिहार में भी बनाया, अन्य जो जिन राज्यों में एसआईआर सब जगह आपने ही माहौल बनाया। पश्चिम बंगाल में ये आपने तार्किक विसंगति का मुद्दा लेके चले आए, और इस तार्किक विसंगति के मुद्दे ने पूरे की पूरी नैरेटिव खारिज कर दिया। और आज स्थिति है कि पश्चिम बंगाल का नागरिक डरा हुआ है कि अगर हमने मतदान नहीं किया तो हो सकता है कि मेरी नागरिकता चली जाए, एक नागरिक को मिलने वाली जो सुविधाएं वो खत्म हो जाए। भारतीय जनता पार्टी कहां से इससे लाभान्वित हो जाती है? हाँ, जिन लोगों का नाम काटा गया है, जिस तरीके से वोटर लिस्ट को प्रभावित करने की कोशिश की गई है, ठीक है, उसको मैं मान सकता हूं, हो सकता है उसका असर हो। लेकिन जब मतदान का प्रतिशत ये है, आज जो मतदान हुआ वो भी जबरदस्त तरीके से मतदान है। इन इलाकों में पिछली बार 84% मतदान हुआ था, आज 92%, 91% के कुछ आसपास मतदान हुआ है। हर जगह मतदान हुआ। एक उत्तरी कोलकाता को आप छोड़ दीजिए, हर जगह जबरदस्त मतदान हुआ। उत्तरी कोलकाता में कोई छोटा मोटा मतदान नहीं, जब वहां बहुत शानदार मतदान लोगों ने किया। तो आखिर भारतीय जनता पार्टी को ये जो लोग दे रहे हैं 109 से 121 सीटें,
कहां से मिलेंगी? कौन सा वर्ग है जो बीजेपी को मतदान करने लगा? महिलाएं और मुसलमान, दो टीएमसी के मजबूत वोटर हैं। क्या ये टीएमसी को छोड़ के चले गए? क्या उन्होंने टीएमसी को वोट नहीं दिया? आखिर कौन सा वर्ग है जो नया जुड़ करके इसने वोट दे दिया? 2019 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को सफलता मिली थी जब मथुआ समुदाय इसके साथ जुड़ा था। वह मथुआ समुदाय 2021-2024 के चुनाव में बाकायदे भारतीय जनता पार्टी से दूर होता हुआ नजर आया। आपके साथ कोई जुड़ा है नहीं, तो किस बिना पर आपको ये 41% मतदान हो जाएगा आपके लिए? 36% से पिछली बार 37% मतदान था, उसमें 4% की वृद्धि हो रही है 2024 के चुनाव में। तो 4% वोट मत आ कहां से रहा है? आपके बीजेपी के पास तो ध्रुवीकरण ही एकमात्र रास्ता है, और ध्रुवीकरण का जितना डिविडेंड है वो बीजेपी को मिल चुका है। जिन इलाकों में आपने लोगों के वोट काटे, उदाहरण के तौर पर मुर्शिदाबाद में शमशेरगंज विधानसभा क्षेत्र है, 75,000 लोगों के नाम काट दिए गए मतदाता सूची से। तो 96% लोगों ने वहां अपने पोलिंग किया, मतदान किया। ऐसा तो है नहीं कि जो लोग आपने मतदान का नाम काट दिया, लोग अपने अपने घरों में बैठ गए। लोग बाकायदे पैसा खर्च करके आज मैंने जितने लोगों से बात किया, सबने बताया कि हम जितने वर्षों से हम वोट दे रहे हैं, इतना समय कभी नहीं लगा, कभी नहीं लगता था। लंबी लंबी लाइनें लगी हैं। क्यों लाइनें लगी हैं? और अगर ये लंबी लाइनें एंटी इनकम्बेंसी की हैं तो सड़क पर दिखाई पड़ता है। लोग शुभेंदु अधिकारी के खिलाफ नारे नहीं लगाते, ममता बनर्जी के खिलाफ नारे लगाते, उसी भवानीपुर में वो तो नहीं दिखाई पड़ा कहीं। तो मुझे लगता है कि ठीक है, भारतीय जनता पार्टी सेकंड में दूसरी एक टीएमसी के बाद दूसरी बड़ी पार्टी बन के उभरी है, वो उसका दर्जा हो सकता है कि बना रहे, लेकिन तिहाई का अंक पा लेगी वो, मुझे इसमें संदेह नजर आता है। चलिए देखते हैं 4 तारीख को देखते हैं कि तिहाई का आंकड़ा पार पाएगी या नहीं यहाँ। लेकिन चुनाव को बिल्कुल 2 पार्टियों के बीच का चुनाव बनाने की जो कोशिश थी वो इससे वो रिफ्लेक्ट हो रहा है। अमलेंदु जी कैसे देखते हैं आप? बिल्कुल राजीव जी, वो जो कोशिश थी बीजेपी की कि 2 पार्टियों के बीच में रहे, और ये कोशिश ममता बनर्जी की भी थी। ऐसा नहीं कि ममता बनर्जी की नहीं थी, भले ही बीजेपी बढ़ रहा है लेकिन तीसरा जो है वहां नहीं होने पाया, तो ये उसमें परिलक्षित राजीव जी हमारे इस एग्जिट पोल में हो रहा है। तो बहुत साफ सी चीज है कि अब कांग्रेस ने वहां कितना किया। अब राहुल गांधी ने राजीव जी तमाम जो चुनाव हुए सबमें अपील की कि भाई आप वोट दीजिए। राहुल गांधी का आज बंगाल के मतदाताओं के लिए कोई संबोधन ही नहीं आया, प्रियंका गांधी का भी नहीं आया, मल्लिकार्जुन खड़गे का भी नहीं आया। मैंने कम से कम नहीं देखा, किसी और ने देखा हो तो आप लोग मुझे दुरुस्त कर दीजिएगा कि मल्लिकार्जुन खड़गे या किसी ने जो था वो बंगाल की जनता से आह्वान किया भी कि आप हमको वोट दीजिए। दूसरा राजीव जी, पढ़ने की बीजेपी की जो बात है उसमें हम लोग जिस चीज को निगलेक्ट कर रहे हैं वो ये है कि जो मतदाताओं के नाम कटे हैं वो किसके मतदाता है? बीजेपी का मतदाता वही है जो था, वो नहीं बढ़ा है। परसेंटेज उसको बढ़ रहा है, वो इसलिए बढ़ रहा है कि जो वोट कटा है वो वोट किसका था। तो इसको हम लोगों को असल में ध्यान में रखना पड़ेगा, तब हमको ये आंकड़े समझ में आएंगे। मुझे लगता है प्रशांत जी इस बात से बिल्कुल सहमत होंगे कि जो वोट कटा है वो वोट कटा है टीएमसी समर्थकों का, या कह लीजिए किसी और के भी समर्थक हो, लेकिन वो बीजेपी के समर्थक नहीं थे। तो अगर 37 लाख वोट कट गया, जो मतदाता वोट डालने के लिए नहीं जा पाया, पहले तो 93 लाख था, आखिर में जाकर अगर वो 37 लाख भी रह गया तो आखिर वो अब जिस तरीके का मत प्रतिशत पड़ रहा है 93%, अब यही 93% में राजीव जी अगर वो 37 लाख भी जुड़े होते तब क्या परिस्थितियां होती। तो हमें लगता है कि ये देखना पड़ेगा। तो यहाँ भी ज्ञानेश कुमार जी की भूमिका कम नहीं है, और अगर राजीव जी अगर ये 100 से ऊपर बीजेपी जा रही है तो मुझे लगता है कि इसके लिए ज्ञानेश कुमार जी को भी धन्यवाद देना चाहिए, सुप्रीम कोर्ट को भी धन्यवाद देना चाहिए। ये दोनों धन्यवाद के अधिकारी हैं। अमित शाह जी तो धन्यवाद के अधिकारी होंगे ही होंगे, जाहिर सी बात है, तो ये भी धन्यवाद के अधिकारी हैं। लेकिन हाँ, खतरे निश्चित तौर पर हैं, और अगर बीजेपी इतना कर रही है और जा रही है राजीव जी, अगर 45% और 41% के बीच का अगर आप ये फासला देखें तो 4% का फासला रह जाता है। पिछली बार से फासला कम हुआ है, और वो भी तब हुआ है कि जब आप उस तरीके से आप उस मोड में गए नहीं।
पिछली बार तो जैसे विद्यासागर जो से उनकी मूर्ति तक तोड़ दी गई थी, जी। इतने ज्यादा आक्रामक थे। तो उस तरीके से नहीं गए, तो इसका मतलब कि कहीं ना कहीं जो है वो फिर उसके लिए बधाई के पात्र जो है वो ज्ञानेश कुमार जी और सुप्रीम कोर्ट भी हो सकते हैं, राजीव जी। जी बिल्कुल। एक तो मल्लिकार्जुन खड़गे ने आज अपील की थी सेकेंड फेज के मतदान के मैंने लिए नहीं अपने इसको, तो कांग्रेस पार्टी की तरफ से अगर खड़गे की अपील है, इसका मतलब कांग्रेस पार्टी की तरफ से है, अध्यक्ष हैं उनकी अपील है। लेकिन यहाँ पर बहुत सारे सवाल पैदा हो रहे हैं। पश्चिम बंगाल और उसमें भी बीजेपी को इतनी सीटें 109 मिनिमम 121 मैक्सिमम सीटें आ सकती हैं। ज़रा फाइनल कमेंट चाहता हूँ विजय जी आपसे। ज़रा विजय जी डिस्कनेक्ट हो गए हैं, कोई बात नहीं, लेकिन इसको दूसरे ढंग से अगर देखा जाए, प्रफुल्ल जी क्या आपको, चूंकि आप वहाँ ग्राउंड पे हैं, ग्राउंड जीरो पे हैं, आपसे ज़रा समझना चाहता हूँ कि क्या यहाँ पश्चिम बंगाल में जैसे आज हमारी संवाददाता थी वो उत्तर कोलकाता में, और कांग्रेस और टीएमसी के बीच कांग्रेस की जो कैंडिडेट हैं उन्होंने पुलिस को इत्तला की और उसके बाद वहाँ पर सीआरपीएफ और पुलिस वाले आ गए कि टीएमसी के लोग जो हैं वो धमका रहे हैं, वोट देने नहीं दे